हेलो दोस्तों। तो चलिए आज फिर से चलते हैं कहानी के अगले पड़ाव पे। फिर मिलोगी पार्ट 17। चलिए सुनते हैं कहानी। यात्रियों की घमचम, बारिश के शोर और इन बेमतलब की बातों के बीच दो जोड़ी आंखें एक दूसरे को बता रही थी कि मैं तुम्हारी याद में कितनी रातें जागी हूँ। ट्रेन कई स्टेशनों पर रुक रही थी। हर स्टेशन में भीगे हुए लोग उतर चढ़ रहे थे। स्टेशन में चाय समोसे बेचने वाले लड़के रेनकोट पहने खिड़कियों के सामने से दौड़ रहे थे। आशीष ने फिर बात बढ़ाई। लगता है ये बारिश मुंबई तक मिलने वाली है। प्रिया दीदी ने चिंता जाहिर की। वसुधा, इतनी तेज बारिश में हम लोगों को अकोला में एग्जाम सेंटर तक ऑटो तो मिलेगा ना? आज रेलवे स्टेशन में स्टूडेंट की भीड़ बहुत ज्यादा होगी। आशीष ने वसुधा की तरफ हाथ बढ़ाया। लाओ तुम्हारा एडमिट कार्ड। एग्जाम सेंटर स्टेशन से कितनी दूर है देख कर बताता हूँ। मैं अपनी मीटिंग्स के लिए कई बार अकोला गया हूँ। वहाँ के एरिया के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। वसुधा ने पर्स से एडमिट कार्ड निकालकर आशीष की ओर बढ़ाया। आप देख कर बताइए। ये पता नहीं कौन सी जगह है। कोई गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स स्कूल है। आशीष ने एडमिट कार्ड को हल्का सा अपनी तरफ मोड़कर वसुधा की पासपोर्ट साइज फोटो पर प्रेम से उंगली फिराई। फिर एडमिट कार्ड लौटाते हुए बताया, तुम लोगों का एग्जाम सेंटर स्टेशन से 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। वैसे भी ट्रेन राइट टाइम चल रही है। उस हिसाब से अकोला पहुंचने के बाद भी तुम्हारे पास 2 घंटे होंगे। एग्जाम हॉल टाइम से पहुंच जाओगे। तभी एक चाय वाला ठस्सम ठस यात्रियों के बीच किसी तरह गुंजाइश निकालकर स्टील की टंकी का नल खोलकर चाय निकाल लोगों के हाथ में पकड़ा रहा था। आशीष ने उसे 3 चाय देने का और बचे हुए मफिन वसुधा को कुछ इस तरह से थमा दिए कि वसुधा ही प्रिया दीदी और आशीष को बार बार ऑफर कर रही थी। इस लड़के के साथ मुझे परायापन क्यों नहीं लगता है? इतना अपनापन जैसे घर के किसी सदस्य के साथ यात्रा कर रहे हैं। जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। जैसे इससे ज्यादा प्यार मुझे दुनिया में किसी से नहीं है। वैसे इसके साथ जीवन बिताने मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। कोई भी खुशी छोड़ सकती हूँ। बाबा, बाबा। दोनों जो सोच रहे हैं दोनों को मालूम है। दोनों के पास कहने को बहुत कुछ है। दोनों चुप हैं। खिड़की के बाहर भीगे गांव, डूबे खेत, बिजली के खंभे, कीचड़ भरे रास्ते, छाता लिए औरतें और बुजुर्ग, बारिश में नहाते कच्चे घर, भीगते मवेशियों का मंजर तेजी से गुजर रहा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद रेलवे ट्रैक के बैरियर पर ट्रेन गुजरने का इंतजार करते साइकिल और बाइक के साथ खड़े लोग। सड़क पर भीगते इन लोगों को नहीं मालूम कि सर पर दौड़ती इस ट्रेन में बैठे एक लड़का और एक लड़की के लिए यह सफर 8 महीने के विरह के बाद किसी अलौकिक चमत्कार सा है। जब दोनों पहली बार मिले थे तो जाड़ों के दिन थे। अब बरसात है। क्या फिर हम किसी और मौसम में किसी दूसरे सफर में अचानक आमने सामने होंगे? नहीं, अब हम तीसरी बार नहीं मिल सकते। असामान्य घटनाओं को चमत्कार कहते हैं। और यदि चमत्कार बार बार हो तो वो चमत्कार नहीं। दोनों दो बहुत अलग दुनिया में से हैं, जिनमें कुछ भी एक सा नहीं। दोनों की कोई भी साझा योजना नहीं हो सकती। इंसान इतने बंधनों में क्यों जीता है कि घुटन से पल पल मरे? आशीष खिड़की से बाहर देख रहा था। यहाँ की बारिश हमारे मेघालय की बारिश से अलग है। पहाड़ों में लगता है जैसे बारिश गुस्से में है, जबकि यहाँ पर प्यार से टैप करती है। वहाँ जनरली सुबह के वक्त हिल टॉप पर सफेद बादल रहते हैं। रूम की खिड़की दरवाजे खोलते ही बादल कमरों के भीतर बहने लगते हैं। वसुधा बोली, सुनकर ही सुंदर लग रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीनरी भी इतनी खास नहीं। हम सारे फ्रेंड्स जो जॉब के लिए दिल्ली मुंबई गए, वो सभी शिलांग की बारिश और मौसम बहुत मिस करते हैं। वसुधा ने पूछा, आप जॉब में रहते हुए कॉलेज फ्रेंड से अभी भी मिल पाते हो? आशीष फीका मुस्कुराया। अब वो दिन चले गए। हम पहले जैसा नहीं मिल पाते। जॉब के लिए सब अलग अलग शहर निकल चुके हैं। अब कोई किसी शहर मीटिंग वगैरह के लिए गया और वहाँ कोई फ्रेंड की भी पोस्टिंग हो तो 1-2 घंटे साथ में स्पेंड करने का प्लान कर लेते हैं। दोस्तों से इस तरह से किसी रेस्टोरेंट में मिलने में वो कॉलेज कैंटीन के बड़े गैंग वाली बात नहीं आ पाती।
कॉलेज डेज को बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर मेमोरेबल बनाते हैं। प्रोफेसर्स, फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर, कैंटीन, क्लासरूम, लाइब्रेरी, कल्चरल एक्टिविटीज, पिकनिक, इन सब का डेडली कॉम्बिनेशन लाइफ में अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ऐड करता है। कॉलेज खत्म होने के बाद अब जॉब में बने नए दोस्तों के साथ सब बढ़िया है, फिर भी हमेशा समथिंग मिसिंग लगता है। वसुधा, तुम्हारा तो हॉस्टल में आखिरी साल है, बढ़िया से एंजॉय कर लो। बाद में हॉस्टल, कॉलेज कैंपस, दोस्त बहुत याद आते हैं। आशीष कैसा बोलते ही वसुधा को रेवा, सना और पूनम याद आ गए। सना तो कूद ही पड़ेगी जानकर कि चॉकलेटी आंखों वाला लड़का मुझे फिर से ट्रेन में मिल गया। बहुत मजाक बनाएगी कि मैंने इस बार भी उसका नाम नहीं पूछा। प्रिया दीदी अंशुल भैया को इतना तो जरूर बताएंगी कि कोई लड़का वर्धा से अकोला तक हमारे साथ ही बैठा रहा, अपनी एसी बोगी छोड़कर। अंशुल भैया नीरज भैया को ना बता दें, वो तो बवाल ही कर देंगे कि एक अजनबी लड़का पूरे रास्ते मेरे साथ बैठा। उन्हें क्या पता कि कलकत्ता से भुवनेश्वर 9 घंटे पहली बार भी तो हमारी सीट साथ में थी, तो अजनबी कहाँ रहा। हे भगवान, यदि प्रिया दीदी ऐसा ऐसा कुछ न बताएं अपने घर में। वैसे भी इस लड़के और मैंने अभी तक कुछ भी ऑब्जेक्शनल बात नहीं की है। काश काश प्रिया दीदी मेरे संग नहीं होती। आशीष ने तीनों के जूठे कप और मफिन के कागज समेट कर हाथ में ही पकड़ी पॉलिथीन में रख लिए। वो फिलहाल इन्हें फेंकने डस्टबिन तक जाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वसुधा सोच रही थी, ये लड़का लंबा सफर कर देश के अलग अलग हिस्सों में अनगिनत नए लोगों से रोज ही मिलता है। शिलांग के पहाड़ से लेकर मध्य के मैदान तक नाप रहा है। बहुत लोगों से जान पहचान होगी, मगर फिर भी अकेला है। इसकी आंखें तो मुझसे यही कहती हैं। दूसरी बात ये समझ आई कि इसे मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मुझसे दोबारा मिलने पर ऐसे मिला जैसे कोई अपने सबसे खास रिश्ते से मिला हो। प्रिया दीदी नहीं होती तो शायद मैं पूछ लेती कि मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ ना। पूछना नहीं, बताना चाहती थी कि मैं जानती हूँ। जब सच ना पता हो वहां पूछा जाता है, जहां जवाब पता है वहां तो केवल स्वीकारोक्ति के लिए उगलवाने पूछा जाता है। जो बात सामने वाला उलझन में कह नहीं पा रहा है, उसकी मदद करने, उसे एक सिरा थमाने पूछा जाता है। बरसात चीर कर दौड़ती इस ट्रेन को रोकने को कोई ईश्वर नहीं है। ट्रेन के चक्कों को अकोला पहुंचना ही है। अचानक ही हिम्मत करके वसुधा ने हंसते हुए पूछा, अरे हमने इतनी बातें कर ली, मगर मुझे आपका नाम नहीं मालूम। आपका नाम क्या है? आशीष को यह सवाल बड़ा भला लगा। उसे वसुधा से यह सुनना था। यदि वसुधा की उसमें जरा भी रुचि है तो इस सवाल को हर हाल में पैदा होना ही चाहिए था। यह सवाल अपने आप में वो जवाब था जो आशीष वसुधा से चाहता था। यदि यह सवाल नहीं होता तो आशीष को लगता कि वो खुशफहमी का शिकार है। अपना नाम बताकर जैसे मैं अपना थोड़ा सा हिस्सा तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। आशीष आशीष फर्नांडिस। मेरे फादर गोवा के रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन थे। उनकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में ही ज्यादा रही। मम्मी का तो स्कूल कॉलेज सब शिलांग का ही है। मेरे नाना जी जर्मनी से आकर शिलांग में बस गए थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि आई एम हाफ जर्मन। वसुधा खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती रही, काश तुम्हारा नाम आशीष फर्नांडिस की जगह आशीष मिश्रा, पांडे, शुक्ला, शर्मा, वाजपेयी, त्रिवेदी, अवस्थी होता तो तुमसे जुड़कर मेरे बाबा बद्रीधर शुक्ला की प्रतिष्ठा में आंच न आती। प्रवीणा मामी और चाची को माँ पर हंसने का मौका न मिलता। रामायण मंडली में दादी की नाक न कटती। बाबा के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पद से हटाए जाने का खतरा न होता। मुन्ना चाचा आशी के लिए रिश्ते नहीं आएंगे के खतरे में ना पड़ते। नीरज भैया का दोस्तों के बीच रुआब कम न होता। बद्रीधर शुक्ला की बेटी शिलांग के क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ले तो शुक्ला परिवार के ऊपर मेघालय के सारे पहाड़ टूट जाएंगे। पिछले 3 घंटे से वसुधा के कानों में छाई ललाई अचानक ही विलीन हो गई। आशीष को यह स्पष्ट दिखा। वसुधा को वर्धा का घर, आंगन, बाबा याद आ गए और कत्थई आंखों से बनती डोर फिर एकाएक कच्ची हो गई। ट्रेन अकोला स्टेशन के प्लेटफॉर्म में धीमी गति से प्रवेश करने लगी। प्रिया दीदी को संतोष हुआ कि समय पर पहुंच गए।
दो जोड़ी आंखों को फिर हमेशा के लिए विदा लेना था। ट्रेन रुकने से पहले ही प्रिया दीदी खड़ी हो गई। छोड़ो वसुधा, फिर दरवाजे पर बहुत भीड़ हो जाती है। सबसे आगे प्रिया दीदी, उनके पीछे वसुधा और वसुधा के ठीक पीछे आशीष खड़ा था, इतना पास कि उसके परफ्यूम की महक खुद के बदन से आती लग रही थी। वसुधा की हालत ऐसी व्याकुल हो रही थी कि लगा पलट कर पूछूं, चलूं तुम्हारे साथ? ले जा सकते हो मुझे हमेशा के लिए? अब के बिछड़े तो फिर कभी नहीं मिलेंगे आशीष। ये ट्रेन छूटी तो हम दोनों के बीच खाई बहुत गहरी हो जाएगी। इस खाई को हम दोनों न लांग पाएंगे न पाट पाएंगे। अभी इसी वक्त रोकोगे तो मैं शायद रुक जाऊं। मुझे सोचने का मौका मत दो। सिर्फ एक नाम के सहारे इतनी बड़ी दुनिया में एक दूसरे को पुकारने कहाँ जाएंगे? ट्रेन बस रुकने को थी। आशीष का कलेजा निचुड़ रहा था, मन जैसे पुकार रहा था, मत जाओ वसुधा। ये पसंद से बहुत आगे का रिश्ता है। जानता हो तुम मुझे प्यार करने लगी हो। असल में ये सिर्फ दो मुलाकात नहीं, 8 महीने दिन रात की कसक, याद और टीज का संग है। तुम चाहो तो ये साथ आगे बढ़ सकता है। तुम एक बार हाथ तो बढ़ाओ, मैं भी तुम्हें साथ ले जाऊंगा। दरवाजे में चढ़ते उतरते यात्रियों की धक्का मुक्की से जूझते तीनों नीचे उतरने के बाद दरवाजे से जरा दूर अपेक्षाकृत खुली जगह में खड़े हुए वसुधा ने नजर भर कर आशीष को आखिरी बार देखा। कौन जाने प्रिया दीदी न होती तो आशीष के गले लग जाती। वसुधा मुस्कुराई, चलो बाय। आशीष की मुस्कान नकली थी। ईश्वर ने चाहा तो फिर किसी शहर जाते हुए किसी ट्रेन में मिलेंगे। पिछले 3 घंटे में आशीष की कही ढेर फिजूल बातों में ये सबसे फालतू बात थी। दोनों जानते हैं कि अब हम किसी ट्रेन में नहीं मिल पाएंगे। प्रिया दीदी ने स्टेशन से बाहर जाने वाले गेट की तरफ देखा। चलो वसुधा, बारिश बहुत तेज है, आप भी चढ़ जाइए, ट्रेन न छूट जाए, यहाँ सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है। दुनिया की सारी उदासी इन दो जोड़ी आंखों में घुल गई। वही अवसाद जो उर्मिला और लक्ष्मण की आंखों में अयोध्या छोड़ते समय उमड़ा था, आज अकोला स्टेशन की हवा में घुला है। वसुधा ने दोबारा वही कहा, चलो बाय। आशीष सूखे गले से कुछ निगलने की कोशिश कर रहा था। बाय, सी यू। वसुधा और प्रिया स्टेशन से बाहर आ गए। ऑटो में बैठते ही वसुधा को ट्रेन के छूटने की आवाज आई। ट्रेन के चक्के जैसे भारी मन से घसीट रहे हों। आवाज दूर जा रही थी, हर अगले सेकंड ज्यादा दूर और दूर और दूर। इस ट्रेन में बैठा कोई मुझसे कभी न मिलने के लिए फिर बिछड़ गया। वसुधा और प्रिया ने एग्जाम खत्म होते ही एग्जाम सेंटर के सामने से ऑटो लेकर स्टेशन का रुख किया। वसुधा ने फिर वही स्टेशन देखा जहां 5 घंटे पहले खड़ा आशीष उसे विदा कर रहा था। मौसम अब तक विरह का मातम मना रहा था। वापसी के सफर में वसुधा चुप थी। प्रिया दीदी ने इसे पेपर खराब जाने का दुख माना या उस लड़के से बिछड़ने का अनमनापन, वही जाने। वसुधा चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। लौटते समय भी वही गांव, सड़कें, स्टेशन पड़ रहे थे जिन्हें सुबह आशीष के साथ देखा था। अभी अंधेरे में सब उदास भीग रहे हैं। रात में भीगी इमारतें, ट्रेन, सड़क सब रोशनी पड़ते ही चमकने लगते। सुबह से रात तक होती है बारिश उम्र भर के लिए वसुधा के मन में जम रही थी। आज यदि ट्रेन में प्रिया दीदी साथ न होती तो क्या मैं आशीष से उसके घर का फोन नंबर मांग पाती? क्या मैं उसके साथ मुंबई निकल जाती? मैं अपने घर का नंबर तो उसे दे ही नहीं सकती थी। घर में कॉल बेल बजे या फोन की रिंग, यदि बाबा और नीरज भैया घर पर हैं तो वो ही अटेंड करते हैं। आशीष मेरे घर पर फोन कर ही नहीं सकता। प्रिया दीदी ने बहुत देर से पसरी चुप्पी तोड़ी। कल जन्माष्टमी का उपवास रहोगी वसुधा? वसुधा की आवाज कुमलाई हुई थी। जी दीदी, रहती हूँ। आज तो नीरज भैया भी वर्धा आ चुके होंगे, अभी 2-3 दिन की छुट्टियां हैं। हमारे यहाँ जन्माष्टमी का उपवास सभी लोग करते हैं। चाचा के बच्चे भी कृष्ण जन्म की पूजा करने हमारे यहाँ आते हैं। दादी बोलती है कि जब तक वो जिंदा है सारे बड़े त्योहार चाचा और हम लोग मिलकर करें। स्टेशन पहुंचने पर प्रिया दीदी अपने पापा के साथ कार में बैठ गई। वसुधा को लेने नीरज भैया बाइक से आए। बारिश अब थम चुकी थी। झिंगुर की आवाज से अंधेरा गूंज रहा था। आज रात वसुधा की आंखों में नींद नहीं थी। क्या मुझे सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई के किसी होटल में कोई मुझे सोच रहा होगा? 100% सोच रहा होगा।
हम दोनों इतने लाचार क्यों थे? क्या उसने दादी को देखकर जान लिया था कि हम पारंपरिक ब्राह्मण परिवार से हैं, जहाँ लड़कियां प्रेम से कोसों दूर भागती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा हाथ हमेशा के लिए थामने तैयार था, मगर उसकी शर्त थी कि मैं हाथ आगे तो बढ़ाऊं। दूसरी मुलाकात एक सूखते जख्म को कुरेद कर ताजा कर गई, बुझती आग में घी का काम कर गई, कच्चे बांध को ढहा गई। उसकी बातें बारिश की तरह थी, पारदर्शी, सुकून और ठंडक से भरी। कितनी साफ बातें करता है। इन 2 लंबी यात्राओं ने इतना प्रेम दिया कि परिवार से बाहर पहली बार किसी से ऐसी आत्मीयता हुई। रात भर वसुधा करवट बदल रही थी, इस बात से बेखबर कि मुंबई के विले पार्ले के अपने होटल के रूम में जग सफेद बिस्तर पर लेटा कोई उसे सोच रहा है। वसुधा का मन बहुत खराब था। यदि आशीष ब्राह्मण होता तो माँ बाबा खुशी खुशी उसे अपना लेते। हमारे यहाँ तो नीरज भैया ने बाइक की हेडलाइट तक पर ब्राह्मण लिखा रखा है। दादी हर उस लड़के को चरित्र प्रमाण पत्र देती हैं जो जनेऊ के सारे नियम निभाता है। आज जन्माष्टमी की सुबह से ही दादी जल्दी नहा लो की आफत मचाई थी। त्योहार बार के दिन देर तक सोए रहने पर गरियाने लगी। आज जन्माष्टमी है, राम नाम जपने के टाइम सोए पड़े हैं, ब्राह्मण के नाम पर कलंक है ऐसी औलादें। बाबा और नीरज भैया सहित पूरा घर आज के दिन व्रत रखता है। मुन्ना चाचा चाची जय विजय और आशी दोपहर को ही आ जाएंगे। रात की पूजा के बाद का फलाहार भी वो लोग यहीं करेंगे। जिस दिन चाचा चाची आने वाले हों, उस दिन दादी हमेशा रसोई में घुस घुस कर पड़ताल करती कि माँ ने सभी व्यवस्था सही की है या नहीं। कुछ कमी दिखती तो बाहर गेट पर खड़ी हो जाती और किसी छोकरे को देखते ही अपनी साड़ी का छोर खोलकर थोड़ी मुड़ी नोट निकालती। सुन, जा दौड़कर गोपी किराना स्टोर से 50 रुपए का मेवा पैकेट ले आ। चाचा के आने की खुशी में दादी का उत्साह देख माँ कुनकुना जाती। छोटा बेटा आ रहा है तो इतनी फिक्र है कि कोई कमी न रह जाए। मुन्ना खाने में ये पसंद करता है, जय वो पसंद करता है। उनका मुन्ना 2 दिन घर ले जाकर नहीं रखने वाला अपनी अम्मा को। अम्मा तो उनकी भी है। मिलने यहाँ आएंगे, पसर कर रात तक बैठेंगे, फिर खाना खाकर जाएंगे। उनके भाग में सुख ही सुख है। सेवा टहल ताना ये सब मेरे हिस्से में है। छोटी बहू पूछती नहीं है तो अम्मा उसकी चाकरी करेंगी। आज जन्माष्टमी है, सो माँ सुबह से नहाकर गीले बालों में ही रसोई में घुस गई। साबूदाने की खिचड़ी, सिंगाड़े का हलवा, लौकी का रायता, पुट्टू, तीखुर, फल्ली दाने की कतली और न जाने क्या क्या बनाया। सब कुछ बन जाने के बाद चाचा चाची जय विजय आशी पहुंचे। दादी खुशी के मारे बावली हो गई। बाबा री, मुन्ना बड़ी देर कर दी रे, सुबह से ही आने को बोली थी तुम लोग को, कब से रास्ता देख रही हूँ। चाची ने बिना कुछ बोले माँ और दादी के पैर छुए। चाचा ने दर्जन भर केले, नारियल और संतरे भरी पॉलिथीन डाइनिंग टेबल पर रखकर माँ और दादी के पैर छुए। जय और विजय को साबूदाने की खिचड़ी खाते देख दादी मुस्कुराई। सुनो रे लड़को, नमकीन फलाहारी सिर्फ एक बार सुबह के समय है। अभी फलाहार में सेंधा नमक ले चुके हैं तो रात में मीठा फलाहारी ही खाना होगा। उपवास में 2 बार नमक नहीं लेना है। जय तो लग गया। वसुधा दीदी आप ही बोलो, ये कोई बात है? मीठा खाना भले भला किसे पसंद नहीं, लेकिन डिनर ही मीठे का। मेरे तो गले में हूल सी आती है, उस पर भी गुड़ पका कुमड़े का हलवा। मैं नहीं खाऊंगा, भले भूखा रह जाऊंगा। आशी ने दादी के गले में हाथ डाला। दादी मेरी पसंद की 2 सब्जियां लौकी और कुमड़ा दोनों ही फलाहारी है। कुमड़ा और लौकी धरती से खत्म न हो जाए इसी डर से लोगों ने इसे फलाहारी की कैटेगरी में डाल रखा है, ताकि व्रत में भूख से बिलबिलाता आदमी मरता क्या न करता, हालत में कम से कम आज के दिन इन्हें गटक ले। दादी ने सभी बच्चों को आदेश दिया। खाना खत्म हो गया ना? जाओ रात की पूजा के लिए फूल, दूब, बिरवा और तुलसी भी तोड़ लेना याद से। विजय ने रसोई के दरवाजे में खड़े होकर माँ को आवाज दी। ताई जी, एक डलिया देना, फूल रखने। माँ को चाची सहित जय विजय भी फूटी आंख न सुहाते। कारण शायद यह था कि दादी को उनसे बहुत प्रेम था। जय और विजय क्यारी में खिले फूल तोड़कर टोकरी में भर रहे थे। आशी सुंदर गुलाब की चाह में पड़ोस की बाड़ी भी झांक आई। श्री कृष्ण के लिए फूलों का हार बनाने सभी लोग डलिया से अलग अलग रंग के फूल चुनकर सुई धागों से फूलों की लंबी माला गूंथने बैठे। फूलों की गुथाई पर दादी ने बच्चों के बीच प्रतियोगिता करा, सबसे सुंदर माला के लिए 1 रुपए का इनाम रख दिया।
जय अपनी ही बनाई माला देख चौंक उठा। देखो, मैंने तो दो दो फूल एक साथ गूंथे हैं, इससे मेरी माला मोटी और घनी हो गई है। आशी ने दादी को अपनी माला दिखाई। देखो दादी, फूलों को उसकी डंडी से पाइप की तरह सीधे न गूंथ कर डंडी आड़ा गूंथ लूंगी, तब ये माला गजीन होकर ज्यादा सुंदर लगेगी। विजय ने आशी की माला देखते हुए अपनी माला को आगे बढ़ाई। देखो देखो, मेरे पीले फूलों की माला से मैंने थोड़ी थोड़ी दूर में हरे पत्ते भी मोड़कर गूंथे। अब ये पीले और हरे दो रंग की हो गई। दादी ने जय की मदद करते हुए धागे के दूसरे छोर में भी सुई डाल गूंथना शुरू कर दिया। जय ने दादी को रोका। अरे दादी, 4 सफेद फूल के बाद एक पीला फूल लेना है। मैंने इस साइड यही किया है। देखो, मेरे सफेद माला में तो लाल गुलाब का लॉकेट भी है। वसुधा को गुमसुम बैठा देखकर दादी ने बुलाया। वसुधा, बहुत फूल हैं डलिया में, तू भी फूलों की डंडियां तोड़कर गूंथ, इससे माला घनी लगेगी। वसुधा सरदर्द का बहाना करके नहीं आई। बिस्तर में लेटी लेटी एक क्रिश्चियन लड़के की याद में चुपचाप जन्माष्टमी पूजा की व्यस्तता देख रही थी। तीनों बच्चे अपनी सृजनशीलता का सारा हुनर बांके बिहारी के श्रृंगार के लिए झोंक रहे थे। सुंदरता के पैमाने पर बनी सबसे कमजोर माला बाल गोपाल के झूले को झुलाने की डोर बनने वाली थी। नीरज भैया आम पत्तों को तुलसी में पिरोकर ऊंचे दरवाजे पर तोरण बांध रहे थे। इन सब से अछूती वसुधा अभी भी ट्रेन में भीगती अकोला का सफर कर रही है। ट्रेन फुहारों से नहाती हुई जंगल के बीच से गुजर रही है। उस लंबी ट्रेन में सिर्फ 2 लोग हैं, वो और आशीष। रास्ते में कोई स्टेशन नहीं है। ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही है, कभी ना रुकने के लिए। कल इस वक्त हम दोनों बातें कर रहे थे। अभी वो क्या कर रहा होगा? शायद मुंबई के किसी ऑफिस में होगा। दादी, चाची और माँ पूजा की थाल में याद कर करके सिंदूर, रोली, जनेऊ, पान, मिठाई, कपूर, धूप, छोटे छोटे रंगीन कपड़े, मौली धागा, शहद, गंगाजल, हल्दी की गांठ, अक्षत, सुपारी रखने लगे, ताकि एक बार पूजा में बैठ जाने के बाद किसी को उठना न पड़े। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो इसी तरह सुनते रहिए कहानियाँ, बने रहिए हमारे साथ स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।